साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एनसीईआरटी की 15 मिनट खास शो की इस पेशकश में। साथियों इस कक्षा के अंदर में अगले 15 मिनट में हम चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के वीडियोस कर रहे हैं, जहां पे हम एनसीईआरटी से नए नए क्वेश्चंस जो मार्केट में अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, कहीं आपने नहीं बनाया है, और ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब से निकाल कर प्रश्न कराते हैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाते हैं कि हमने कहां से ये प्रश्न बनाया है। याद रखिएगा दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में ऐसी बहुत कम कोचिंग संस्थानें हैं जो ऐसा काम कर पाती हैं। ऑफिसर्स एकेडमी ये प्रयास आपके लिए कर रहा है, क्योंकि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो एनसीईआरटी की किताब से बाहर कहीं प्रश्न आते हों। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में एनसीईआरटी एक मौलिक पुस्तक है और हमने ये तैयारी शुरू कर दी है सिर्फ आपके लिए। तो अभी हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं, 15 मिनट शो है, एनसीईआरटी का हिस्ट्री है और पेज बाय पेज कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में जहां तक कराया था उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न लेते हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा एईडीओ की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि बिहार के इतिहास में आज तक ऐसी वैकेंसी नहीं आई थी जिसमें सिर्फ एक एग्जाम देकर बिना मेंस बिना इंटरव्यू के आप सीधा शिक्षा विकास पदाधिकारी बन सकते हैं। ना मेंस है ना इंटरव्यू है, और 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है। अगर आपने भी तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा मिलने वाला है। आप हमारे इस ऑफर प्राइस से जुड़ सकते हैं और 999 रुपए के इस बैच से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारी क्लासेज शुरू हो गई हैं और सिलेक्शन लेना है तो ऑफिसर्स एकेडमी के साथ आपको यात्रा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने 1 लाख से ज्यादा बच्चों के सरकारी नौकरी को पूरा करने में मदद की है, उस सपने को पूरा करने में मदद की है। पहला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि 1949 में डलहौजी द्वारा बहादुर शाह जफर के संबंध में उनके परिवार के लिए कौन सा निर्णय लिया गया था। आपको पता है कि 1949 के अंदर में लॉर्ड डलहौजी ने 2-3 बड़े निर्णय लिए थे। पहला निर्णय उसने क्या लिया था कि जब ये जो इनकी मृत्यु हो जाए तो इनकी मृत्यु के बाद इनके परिवार को इनका जो किला है, जो लाल किला है, उस लाल किला में रुकने की इजाजत नहीं दी जाए। मतलब जिस लाल किला से आज मोदी जी झंडा फहराते हैं, उस लाल किला के बारे में इसने कहा कि यहां पर जो है अब लाल किले में इनको रुकने की इजाजत नहीं दी जाए, इनके परिवार को यहां से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरा बोला कि इनके बच्चों को बादशाह की उपाधि नहीं दी जाए, क्योंकि आपको पता है इन्होंने कहा कि ये जो बहादुर शाह जफर हैं, जिन्हें इनका ओरिजिनल नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय नाम हुआ करता था। क्या नाम था? बहादुर शाह द्वितीय नाम था। चूंकि ये जफर नाम से शायरी लिखते थे, इसीलिए इनके नाम के साथ एक टाइटल जोड़ दिया गया जो जफर का टाइटल था। हालांकि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद कहा गया कि बादशाह इनके बाद कोई नहीं बनेगा, यानी अंतिम मुगल बादशाह के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो अंतिम मुगल बादशाह के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। याद रखिएगा, इनके बारे में एक और बात अंग्रेजों ने तय कर दी और इसी व्यक्ति ने कहा कि भैया इनके जो बेटे होंगे, इनके बेटों को राजकुमार की उपाधि मिलेगी, बादशाह की उपाधि नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता था कि पहले जब राजा मर जाता था तो उसकी गद्दी पर उसका बेटा बादशाह की गद्दी पर बैठता था, लेकिन इन्होंने कह दिया कि इनके बेटों को भैया क्या देना है, तो इन्होंने क्लियरली कह दिया कि इनके बेटों को गद्दी पर बिठाना नहीं है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ राजकुमार कहना है। क्या कहना है? राजकुमार कहना है। तो ये बातें हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बंगाल भेजा जाएगा, गलत बात है। उन्हें लाल किले में शाही दर्जा मिलेगा, नहीं, लाल किले में रखना ही नहीं है। उन्हें लाल किले से निकाल कर बाहर भेजा जाएगा। यह प्रश्न एनसीईआरटी के चैप्टर 5 से बनाया गया है, पेज नंबर 51 में है। अब आपकी इच्छा हो रही होगी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में यहां पे प्रश्न दिया गया है। अब देखिए ये कहां पर है। चैप्टर 5 का ये स्क्रीनशॉट है, पेज का काट के हमने लगा दिया है। यहां पर देखिए क्या कहा है। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। मतलब उन्होंने ये क्लैरिटी दे दी कि अब बादशाह के परिवार को यहां से निकाल दिया जाएगा और लाल किले पर कब्जा पुनः अंग्रेजों का होगा, जहां पर अंग्रेजों ने अपने कार्यालय, जेल स्थापित किए थे आगे चलकर। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। मैंने आपको बताया था बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। ऐसी बात उन्होंने की थी। और आपको पता है कि कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जो सिक्के होते थे उन सिक्कों पर मुगल बादशाह की फोटो हुआ करती थी, अंग्रेजों ने उन फोटो को भी हटा दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। ये साथियों हम दावा करते नहीं हैं, ये सही बात है कि फर्जी नहीं मेरे दोस्तों, ओरिजिनल एनसीईआरटी है ये। क्योंकि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फड़ भी कलम संभाले हैं। हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, अपने बच्चों के लिए जी जान लगाने वाले हैं, क्योंकि हमको उनके सपनों को पूरा कराना है।
ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 भी पेज नंबर 51 से ही बनाया गया है। कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, क्लास 8 की, चैप्टर नंबर 5 है, आप जाके देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी का उद्देश्य मुगल सत्ता को प्रतीक रूप में समाप्त करना, जिसका प्रमाण सिक्कों से नाम हटाना था। बिल्कुल सही बात है। मतलब प्रतीकात्मक रूप से ये क्या चाहते थे कि भाई कंपनी का जो है सत्ता का समाप्ति हो जाए, और इसलिए उन्होंने सिक्कों पर से भी इनका नाम हटा दिया। अभी अभी देखा, कंपनी ने स्पष्ट किया। अच्छा, कंपनी का मतलब क्या है यहां पर आपको पता है ना, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको महारानी ने 1600 ईस्वी में चार्टर दिया था कि तुम भारत जाओ और भारत जाके व्यापार करो, और ये जहांगीर के दरबार में आए थे, आपको याद होगा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि बहादुर शाह जफर के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, कंपनी ने क्या कहा कि बादशाह नहीं, वो राजकुमार होंगे। मैंने पिछली प्रश्न में इसको डिस्कस कर दिया है, तो ये प्रश्न भी, ये भी ऑप्शन सही है। 1856 के कानून में स्पष्ट बताया गया कि कंपनी में सेना की भर्ती होने पर सैनिकों को विदेश नहीं भेजा जाएगा। गलत बात है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। कंपनी में भर्ती होने के बाद सैनिकों को एक कानून पारित किया गया, और उस कानून का नाम क्या था? उस कानून का नाम था द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। क्या नाम था मेरे दोस्तों? द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, the General Service Enlistment Act 1856। और इसी एक्ट में प्रावधान बनाया गया, 2-3 बड़े प्रावधान थे। उनमें एक प्रावधान तो आपको पता है, वो कारतूस वाला कहानी था कि ब्राउन बेल्ट से जो इनफील्ड राइफल। लेकिन अगला प्रावधान था कि अंग्रेजी सेना में नौकरी करने वाले को समुद्र पार कर जाकर भी नौकरी करनी होगी। प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो भारतीय लोग थे वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानते थे कि समुद्र लांघना एक पाप है। आप जब छठ पूजा होता है तो आपकी मम्मी कहती है कि हम गंगा जी लांघ के ऊपर छठ करें ना जाएं, इसलिए क्योंकि उनकी मान्यता है। तो ऐसे भारत के लोग भी धार्मिक मान्यता रखते थे। ये वो ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। देखिए, ये एनसीईआरटी का पेज लगा हुआ है, यहां पर दिया है कि कंपनी ने मुगलों को शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। पहली बात हो गई। दूसरी बात, 1856 में गवर्नर कैनिंग ने फैसला किया कि जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी को बादशाह नहीं माना जाएगा। यह स्टेटमेंट नंबर 2 है, यह स्टेटमेंट नंबर 1 है। तीसरा यहां पर देखिए, इसलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। और समुद्र पार जाने को लोग ये अपनी धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखते थे, और उनका कहना था कि भाई ये हमारे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, इसलिए ये उसको मना भी कर देते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती में ऑफिसर एकेडमी का डंका बजता है। भारत नहीं, बिहार का ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं है जहां पर हमारे छात्र पढ़ाए हुए शिक्षक नहीं हैं। अगर अभी भी आप चूक गए हैं तो पुनः अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के सभी बैचेस हमारे उपलब्ध हैं। आप किसी से पूछिए पूरे बिहार में, वो यही कहेगा कि यहीं से पढ़कर बने हैं, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। बैचेस अभी ऑफर प्राइस 999 रुपए में चल रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंपनी ने नाना साहब के पेंशन संबंधी निवेदन को स्वीकार कर लिया। क्या कह रहा है? स्वीकार कर लिया, पहली बात है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कंपनी ने नाना साहब के स्टेटमेंट को स्वीकारा था, अभी मैं दिखाऊंगा। कंपनी अपनी श्रेष्ठता और सैन्य शक्तियों से अहंकार में थी, ये बात भी सही है। और इसीलिए उसने क्या कर लिया कि ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या करना है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए विकल्प जाएगा। आप देखिए, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा। पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे आप बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, कि दत्तक पुत्र नाना साहब। आपको याद होगा कि ये नाना साहब कहां थे? तो महाराष्ट्र के पुणे के, यानी अंतिम पेशवा हुआ करते थे। आपको ही पता है कि ये कौन थे? तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय जो हुआ करते थे, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के, अंतिम पेशवा के ये पुत्र हुआ करते थे। जब इनका युद्ध हुआ और इनको इन्होंने क्या किया? महल से बाहर निकाल दिया। युद्ध के दौरान क्या कर दिया? महल से बेदखल कर दिया। और बेदखल करने के बाद ये वहां से भागे अपने जान को बचाकर, और कहां पहुंचे थे? तो आपको पता है 1857 की क्रांति में ये कानपुर वाले इलाके में थे। कानपुर वाले इलाके में ये वही नाना साहब है ना। नाना साहब को भी कंपनी ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है। यहां पे क्या कह रहा था कि अहंकार में थी कंपनी, अपनी श्रेष्ठता और सैन्य शक्ति के अहंकार में थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था? तो उनके पेंशन संबंधी बात को क्या किया था? स्वीकार नहीं किया था। तो याद रखिएगा, जब इन्होंने स्वीकार कर लिया, ये पूछ रहे हैं निवेदन को तो स्वीकार किया है, यहां पे क्लियरली दे रहा, आग्रह किया कि जो उन्हें मिलती थी, लेकिन कंपनी में इस निवेदन को क्या किया?
ठुकरा दिया। तो ठुकराने की जब बात आएगी तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सॉरी मेरे दोस्तों गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, यानी ए सत्य है नहीं, ए असत्य है और आर सत्य है मेरे दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक मेरे दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति के तात्कालीन कारण क्या थे। तो आप भी जानते हैं कि जब तात्कालीन कारण की बात होती है तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपको भी पता है कि पेज नंबर 55 पर जब बढ़ेंगे 1857 तो चर्बी वाला कारतूस होगा। आपको पता है कि पहले जो है ब्राउन बेस होता था, पहले ब्राउन बेस राइफल का इस्तेमाल किया जाता था। इस एक्ट आने के कारण यानी द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आने के कारण क्या हुआ, इनलिस्टमेंट एक्ट आने के कारण क्या हुआ मेरे दोस्तों, इस एक्ट 1857 के कारण इसमें बदलाव हुआ और यहां पर इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये जो इनफील्ड राइफल था इसकी जो गोली हुआ करती थी, इस गोली पर एक लेयर लगा होता था और ऐसी अफवाह उड़ी, इसको दांत से ऐसे हटा के फिर गोली को इस्तेमाल करना पड़ता था कि ये जो चर्बी जिस चर्बी से बनी है उस चर्बी में गाय की मांस मिले हुए हैं यानी हिंदुओं की भावनाओं भर की, और सुअर का मांस मिला हुआ है यानी मुसलमानों की भावनाओं को भड़काया गया। और फिर जाकर आगे की कहानी बढ़ी थी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के रूप में आई। मंगल पांडे सोए हुए थे, मंगल पांडे अचानक से उठे, उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फिर 1857 की क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ी जो हम आगे देखेंगे। तो यहां पर तात्कालीन कारण की बात करते हैं तो चर्बी वाला कारतूस हुआ करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया और 29 मार्च को यह घटना घटी थी। उन्होंने हमला कब किया था यह भी पूछता है एग्जाम के अंदर में, तो याद रखिएगा हमला किया था 29 मार्च को किया था 1857 को। उसके बाद क्या हुआ, फांसी पर लटका गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी वाला लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई और यह बात 9 मई की बात है। जब सजा दी गई तो उसके बाद जेल ब्रेक हुआ, मेरठ से जेल ब्रेक हुआ, जेल तोड़ा लोगों ने और जेल तोड़कर दिल्ली की लाल किले की ओर कूच कर गए और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया और सांकेतिक रूप से अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गद्दी सौंप दी गई। उन्होंने जनरल बख्त खां को बुलाया और फिर धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में आंदोलन हुआ। आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को किस शहर से खदेड़ दिया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब नाना साहब की बात आती है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कहां से खदेड़ा, तो नाना साहब ने दोस्तों कानपुर से खदेड़ा था। कहां से खरीदा था, कानपुर से खदेड़ा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लखनऊ से जब आप बात करते हैं तो लखनऊ से कौन है जरा बताना, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल हुआ करती थी, बेगम हजरत महल जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। दिल्ली से अगर बात आती है तो जनरल बख्त खां का, जो बरेली के जनरल हुआ करते थे, जनरल बख्त खां का नाम आता है। सांकेतिक रूप से बहादुर शाह जफर हुआ करते थे, है ना। बरेली से बात करेंगे तो मोहम्मद अहमदुल्लाह का नाम आता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। पटना से जरा बताइए कमेंट करके कि किसका नाम आता है, पटना से या बिहार से किसका नाम आता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया था। यहीं से प्रश्न बनाया गया है, पेज नंबर 56 पर मिलेगा, चैप्टर नंबर 5, एनसीईआरटी की किताब है 8वीं। और फिर से आपको कहते हैं फर्जी नहीं, ओरिजिनल एनसीईआरटी है, क्योंकि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। तो याद रखिएगा, हम मेहनत करते हैं आपके लिए, नए सवाल लाते हैं। सही काल क्रम चुनिए, मतलब क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताना है आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया, दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आया, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। तो देखिए, सबसे अंतिम कहानी तो बहादुर शाह जफर का निधन है, सब में है ना। और शुरुआत कहां से होगी, तो शुरुआत होगी दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आया यानी 2। उसके बाद बहादुर शाह जफर, वहां से दिल्ली खाली कराया गया, बहादुर शाह जफर से दिल्ली कब्जे में आया, फिर बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, फिर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई और उसके बाद बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। प्रश्न का विकल्प हो जाएगा सी। अगर आप देखेंगे डेट शीट में तो आपको यहां दिख जाएगा। देखिए, सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आई थी। तो मतलब सितंबर की बात करेंगे, सितंबर 1857 के अंदर में दिल्ली इसके कब्जों में आ गई। डेट एग्जैक्टली मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी जो कह रहा है वही बताना है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनके आंख के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। अक्टूबर 1858, ध्यान रखिएगा, रंगून जेल भेजा गया अक्टूबर 1858।
यहां भी 58 होगा। अब जेल भेज दिया गया। उसके बाद आप देखिए फिर नवंबर, इसी जेल में नवंबर 1862 में जफर ने अंतिम सांस ली। तो जफर का अंतिम सांस है नवंबर 1859 में। नवंबर 1859 दिया क्या 58 ही दिया है, 62 में, सॉरी 1862 में। और इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। क्या किया गया? अंग्रेजों के कब्जे में गया। और जून 1858 में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जून 1858 में, तो यहां आप लिख सकते हैं जून 1858। अब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलाएंगे तो सितंबर अक्टूबर पहले ये हो गया है ना, सॉरी यहां पे 57 ही होगा ना, कब्जे में आया मैंने 58 कर दिया। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 2, उसके बाद 3, फिर 1, फिर 4। बिल्कुल सही लिखा था हमने, यही क्रोनोलॉजी है। सीटेट के बारे में जानकारी दे दी कि अगर आपके जानने वाले कोई सीटेट परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ऑफिसर्स एकेडमी विभिन्न कोर्सेज को संचालित करता है, जिसमें इस बार सीटेट की परीक्षा की तैयारी शुरू की गई है। आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं। पेपर 1, पेपर 2 और कॉम्बो बैचेस हमारे पास उपलब्ध हैं। और मजे की बात है कि जो विषय सीडीपी सबको कठिन लगता है वो विषय मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तो बहुत मजा आने वाला है। अगला प्रश्न, अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा होगा। दूसरा, बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत शैली को नष्ट कर रहे हैं। अगर कोई भारतीय के व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उनका अधिकार पहले जैसा होगा। और ये लेक्स लॉ की अधिनियम याद है ना, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। यह स्टेटमेंट नंबर 1 है। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है मेरे दोस्तों? दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए। यह कहता है कि भारतीय ईसाई धर्म को अपनाता है तो संपत्ति मिलेगी, अधिकार। यह कहता है कि भारत के लोगों को यकीन हो गया कि अंग्रेज जो है भाई उनके रीति रिवाजों को, जीवन शैली को नष्ट कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि ईसाई धर्म जब लोग अपनाएगा तो उनके रीति रिवाज, उनकी धार्मिक मान्यताएं, उनके परंपराओं को वो धीरे धीरे अपनाने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? ए विकल्प जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेफ्टिनेंट ने 6 अप्रैल 1857 को अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसने उसने अंग्रेजों को भय व्यक्त किया? तो याद होगा, टाइटलर हुआ करते थे दोस्तों, टाइटलर हुआ करते थे। पेज नंबर 57 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नया है, अभी तक आपको कहीं नहीं मिला होगा। देखिए, 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। उसने अंग्रेजों को भय व्यक्त किया था कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई में थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए हमें अब डरने की जरूरत है। इतना आसान नहीं होने वाला है ये रास्ता। ये बातें वहां पे बताई गई थी। ठीक है, बहत्तरवीं बिहार लोक सेवा आयोग की पूरी तैयारी ऑफिसर्स एकेडमी की टीम करा रही है। आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। 999 रुपए के अंदर में ये बैच उपलब्ध है, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेंगे। अरुण निराला सर मिलेंगे एंशिएंट मेडाइवल के लिए, लक्ष्मण सर ज्योग्राफी के लिए, श्रीकांत सर पॉलिटी, प्रशांत सर इकोनॉमी, साजिद सर साइंस, आनंद सर करंट IR, प्रवीण सर मैथ्स एंड DI, और मैं शशि शरण आपको आधुनिक के लिए मिलूंगा, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है अंग्रेजों में बदलाव पर विचार करें। क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य। बिल्कुल ये बात सही है। आपको पता है कि 1 नवंबर 1858 को जब चार्टर साइन हुआ तो उस चार्टर में यही कहा गया कि अब जो है कंपनी का शासन समाप्त होगा और अब क्राउन का शासन यानी महारानी का शासन लागू होगा। ये बात कही गई, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने भारत के शासन से संबंधित शासन को संभालते हेतु एक नया भारत मंत्री नियुक्त किया। बिल्कुल ये भी बात सही है। आपको पता है कि भारत के अंदर में जो हमारे यहां गवर्नर जनरल का पद था, जो वो अलग बात है, लेकिन यहां पे बात कर लेते हैं। यहां पे उन्होंने क्या किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, यहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पद हुआ करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद हुआ करता था। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद हुआ करता था। ये दोनों पद जो हैं समाप्त कर दिए गए। कंट्रोलर का ये पद समाप्त कर दिया गया और इसके जगह नया भारत का राज्य सचिव बनाया गया। और ये जो भारत का राज्य सचिव का पद था मेरे दोस्तों, भारत का राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया।
इसके अंदर में 15 लोग दिए गए, 15 लोग, जिसमें से 8 लोग महारानी के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और 7 निर्वाचित होते थे, और एक नया पद क्या किया गया, क्रिएट किया गया। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, बिल्कुल। और भारत के अंदर में एक और बड़ी बात की गई कि जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नया नामांकन हुआ और वो वायसराय के रूप में स्थापित हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का पहला वायसराय कौन बना था। ठीक है, उसके बाद चौथा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात ज्यादा करने नहीं, यही तो गलत हुआ। अंग्रेजों को यह लग गया कि भारतीय सिपाही जो हैं परेशान कर रहे हैं, इनको गोली बंदूक हथियार चलाना सिखाया, ये कभी हमारे खिलाफ भी चला सकते हैं। तो महारानी ने निर्णय किया कि अब धीरे धीरे भारतीयों को इससे बाहर किया जाए, तो संख्या को बढ़ाया नहीं, संख्या को घटाया जाए। तो ये गलत है। पूछ रहा है उपयुक्त गुट का प्रयोग करके असत्य कथन, तो असत्य तो एक ही है, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 और 60 से यह सवाल बनाया गया है, देख लीजिए। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर से ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें इंडियन काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, है ना। इंडियन काउंसिल कहा जाता था सलाह देने के लिए, और इस प्रकार से इंग्लैंड के राजा रानी के निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात, देखिए बोला ना, कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती की जाए। और इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन हमारी टीम ने बनाया है। अगर हमारी टीम का आपको प्रयास अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उनकी सराहना कीजिए कि प्रश्न आपको अच्छे लगे, है ना। तो हमें भी उत्साह मिलेगा और हम लोग रोज नए नए प्रश्नों को लाएंगे। मध्य भारत जंगलों में रहते हुए भी आदिवासी और किसानों की सहायता से किसने छापामार युद्ध चलाते रहे? बाबू बीर कुंवर सिंह, तात्या तोपे, बख्त खान या अहमदुल्ला शाह? मतलब ये बोल रहा है कि जो छापामार पद्धति है, उस छापामार पद्धति को सबसे पहले यहां पे किसने अपनाया? तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, छापामार युद्ध में तात्या तोपे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेज नंबर 58 को जब आप एनसीईआरटी के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे तो यहां मिलेगा, देखिए कि तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे थे। ये चैप्टर नंबर 58 में मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां तक हमारी यात्रा थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लाड़ प्यार दुलार लुटाइएगा, जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। बाकी ये हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ऑफिसर्स एकेडमी पर दिन भर क्लासेस चलती हैं, आईएएस पीसीएस पर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी और बीपीएससी की क्लासेस चलती हैं, सिविल सर्विसेज की क्लासेस, बीपीएससी सीएससी की क्लासेस चलती हैं। यूपी एग्जाम्स के ऊपर हमारे यूपी के एग्जाम्स की क्लासेस चलती हैं, 2.0 के ऊपर हमारे टीआरई एग्जाम्स की भी क्लासेस चलती हैं। शशि शरण सर मेरे वीडियोस आते हैं और ओनली एसएससी पर एसएससी से संबंधित क्लासेस संचालित की जाती हैं। बाकी आप यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारी ये प्रयास और हमारा ये क्लास कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और नमस्कार।